नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्त हैं अमित जी, जो कि हैं दिल्ली से, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रूबी जी, जो कि हैं यूरोप से, नवीन शर्मा जी, जो कि हैं पंजाब पटियाला से, सूर्यांश शर्मा जी। आप सारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ही इतने सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और आप सबके कमेंट्स, आप सबके फीडबैक्स को पढ़कर मुझे हर बार नई हिम्मत मिलती है कि मैं कुछ आप सबके लिए और बेहतर लेकर आऊँ। और आप सबसे आगे भी यही उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे बचपन से ऐसा लगता था और उसे उसके सारे दोस्त भी यही कहा करते थे कि तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। क्यों? क्योंकि उसे हर बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे मिल जाया करते थे। उसकी ज़रूरत की इसके अलावा जो भी चीज़ें होती वो भी उसे हमेशा मिल जाती थी और ये चीज़ें उसे हमेशा कहीं ना कहीं गिरी हुई पड़ी हुई मिला करती थी, जिसके वजह से उसका हर बार काम पूरा हो जाता, ज़रूरतें पूरी हो जाती। ऐसा उसके साथ बचपन से ही था। उसका नाम था आदर्श। आदर्श हमेशा अपनी इन्हीं चीज़ों को लेकर, पहले तो बचपन में उसे ये बातें खास समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ जैसे जैसे बढ़ती गई और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, आदर्श को भी ये बात लगने लगी कि वो सच में बहुत लकी है कि उसे हर बार उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है। ऐसे ही करते करते आदर्श काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और तो और एग्ज़ाम में आदर्श लोगों के मुकाबले काफ़ी कम मेहनत किया करता, लेकिन उसके नंबर काफ़ी अच्छे आया करते थे। आदर्श अब पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी नौकरी में भी बहुत जल्दी उसे लगातार तरक्की मिलती चली गई और उसकी इस तरक्की के लिए वो आज भी अपनी किस्मत को ही सराहता था। अब उसने अपनी पहली नौकरी गुड़गांव के आसपास किसी जगह में की और उसी कंपनी में उसका प्रमोशन लगातार 6 महीने के अंदर होता चला गया। अब उसे एक दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र दिया गया। वो जगह वेस्ट बंगाल के किसी आउटर एरिया में दिया गया। वो कभी इन जगहों पर गया नहीं था, उसके लिए हमेशा से ये जगह नई थी और नौकरी के बहाने आदर्श को ये जगह घूमने के लिए मिल रही थी। वो अब इन चीज़ों से खुश भी था और ज़रूरत से ज़्यादा सैटिस्फाइड भी। आदर्श वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर उसे एक वेयर हाउस की देख रेख करने के लिए भेजा गया था, मतलब वहाँ के सारे कामों का मैनेजमेंट के लिए। वो वहाँ पर सबसे सीनियर पोजीशन पर था। आदर्श वहाँ के काम से बहुत खुश था। अब उसका काम का लोड भी काफ़ी कम हो चुका था और पैसे बहुत ज़्यादा। आदर्श को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वेस्ट बंगाल में ऐसी जगहों पर रहना कभी कभी शायद आपके लिए मुश्किल भी हो,
लेकिन आदर्श को इन बातों का तो तब तक पता भी नहीं था। और आदर्श ने वहाँ नौकरी ज्वाइन की और नौकरी ज्वाइन करने के बाद आदर्श के लिए सब कुछ बहुत आसान था। उसे कुछ नहीं करना था, चीज़ें देखकर लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने थे। अब जब उसका काम अच्छे से चल रहा था, 1 हफ्ता बीत चुका था, उसे रहने के लिए भी कंपनी की ही तरफ से घर मिला हुआ था। वहाँ पर वो अपने एक जूनियर को साथ में लेकर रहा करता था, क्योंकि वो जूनियर उसके लिए उसके बाकी के पर्सनल काम भी किया करता था। और आदर्श का सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन वापस से उसे वहाँ पर कुछ नोट मिले और आदर्श ने उसे देखते ही तुरंत मुस्कुराते हुए उठा लिया और खुद पर एक बार वापस से नाज किया। उसने कहा, वाह यार, ये तो सही है। मुझे वैसी जगहों पर भी पैसे मिलते हैं जहाँ हर कोई होता है, और यहाँ तो आबादी भी इतनी कम है, फिर भी मुझे यहाँ पर इतने पैसे मिल गए। और आदर्श उन पैसों को लेकर घर चला गया। आदर्श ने बचपन से अपनी एक आदत बना रखी थी कि आदर्श को जब भी ऐसे पैसे मिलते, वो हमेशा उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हुआ करते थे। तो आदर्श अपने खर्च करने के हिसाब से वो पैसे रख लेता और बाकी के पैसे कहीं ना कहीं घर में रख देता, जिससे कि जब उसे आगे ज़रूरत पड़े तो वो पैसे दोबारा उसी के काम आए। आदर्श ने आज भी ऐसा ही कुछ किया और आदर्श बड़े आराम से अपने जूनियर के साथ खाना खाकर सो चुका था। 2 दिन तो ठीक ठाक बीत चुके थे, लेकिन आज तीसरी रात थी और तीसरी रात को आदर्श और उसका जूनियर खाना खाकर सो ही रहे थे। दोनों की आंख लग चुकी थी। तभी आदर्श को अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ये खटखटाहट काफ़ी तेज़ थी, ऐसे जैसे कि कोई बहुत जल्दी घर के अंदर आना चाहता है। और आदर्श तुरंत ही बाहर निकल कर आया। उसने देखा उसका जूनियर अभी भी सो रहा है। उसने तुरंत उसको उठाते हुए कहा, अरे तुम यहाँ पर सो रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजे पर कोई है जो कि लगातार दरवाज़ा बजा रहा है। उसने तुरंत उठते हुए आंखें मलते हुए वो खटखटाहट सुनने की कोशिश की, लेकिन अब ना तो आदर्श को कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही उसे। वो काफ़ी आश्चर्य से अपने सर से पूछता है, क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है? और इस पर आदर्श ने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा, हाँ, अभी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, तुम सो जाओ। और आदर्श इतना कहकर वापस अपने कमरे में अंदर चला गया। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि वो आवाज़ वापस से आने लगी। आदर्श फिर तुरंत उठकर बाहर निकल कर आया। उसने देखा उसका जूनियर अभी भी सो रहा है। उसने अब उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या अभी भी तुमको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? उसने वापस से उठने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं सर, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इस पर आदर्श ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, साथ ही साथ कान भी। तुम्हें कैसे सुनाई नहीं दे रहा है? देखो, अभी तुरंत कोई दरवाज़ा बजा रहा था, लेकिन अब भी उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आदर्श अब इस चीज़ से चिढ़ गया और उसने कहा, तुम यहीं पर दरवाजे के पास सो, ताकि तुम्हारे कान थोड़ा काम करें और सुनाई दे तुम्हें कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है, तो उसके जाने के पहले तुम दरवाज़ा खोल के देख सको कि कौन है। इस पर उसने कहा, सर, आपको याद नहीं है हमें हमारा वॉचमैन क्या कह रहा था? यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग हैं, जिसकी वजह से हमें रात में ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है, तो रहने दीजिए ना। आदर्श ने कहा, सुनो,
तुम बकवास मत करो उसकी तरह। वो तो कुछ भी बोल रहा था। ऐसा थोड़ी होता है। रात को अगर कोई दरवाजे पर आ रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना कि कौन है। अब ये बात सुनकर वो जूनियर सच में चिढ़ चुका था, क्योंकि तीसरी बार उसकी नींद खराब की गई थी। उसने अपने सर की बात मानते हुए कहा, ठीक है सर, आप जाइए अंदर, मैं यहीं दरवाजे के पास ही सोऊंगा, और जो आएगा मैं अब दरवाज़ा खोलकर उसे पकड़ ही लूँगा। अब उसने सच में दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच अपना बिस्तर लगा दिया, ठीक ऐसी जगह पर जहाँ पर बिना उसे क्रॉस किए कोई भी उस तरफ पार नहीं हो सकता था। और अब ये देखकर आदर्श थोड़ा रिलैक्स होकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन अब आदर्श को वो आवाज़, मतलब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसका जूनियर तो वहाँ पर सोया था। अब आदर्श गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकल के आया और उसने अपने जूनियर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांटते हुए कहा, बदतमीज़ आदमी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पहले वो दरवाज़ा बजाने की एक्टिंग की, अब मेरा दरवाज़ा बजा रहे हो। अब उसका जूनियर भी चिढ़ तो चुका था, लेकिन वो अपने बॉस के साथ ऐसे कुछ भी गलत बिहेव कर सकता था। इसके वजह से वो शांत रह गया और उसने सारी बात पहले आदर्श की सुनी। उसके बाद उसने उसे काफ़ी समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने कहा, सर आप मेरे बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा है और मैं तो यहीं सोया हूँ। मैं तो एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हटा ही नहीं। मेन डोर नहीं खुला, कोई घर के अंदर कैसे आ सकता है? और इसी बात पर आदर्श विश्वास कर रहा था। इस वजह से वो अपने जूनियर पर ही चिढ़ रहा था कि कोई आया ही नहीं है अगर अंदर, तो मेरे दरवाजे पर, मेरे रूम के दरवाजे पर कोई कैसे नॉक कर रहा है। अब आदर्श इतना ज़्यादा चिढ़ चुका था कि उसने अपने जूनियर को कहा कि तुम कल से अपना इंतज़ाम कर लो, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। और जूनियर ने इस बात पर बड़े आराम से अपने सीनियर की बात मानते हुए कहा, जी सर, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वेयर हाउस में भी सो सकता हूँ। और इतना कहकर अगली सुबह आदर्श जब अपने काम पर गया, तब जूनियर अपने हिस्से का सारा काम निपटाकर वेयर हाउस भी पहुंच गया और वहां पर भी उन दोनों में यही बातें चल रही थी। उनकी बातें बड़े गौर से वो वॉचमैन सुन रहा था, जिसने एक बार इन लोगों को दबे स्वर में चेतावनी देने की कोशिश की थी। लेकिन आज उसने कुछ भी अलग नहीं बोला और ना ही बताया। वो वैसे ही बातें करके अपना काम खत्म करने के बाद आखिरकार आज आदर्श अपने कमरे पर अकेले गया और वैसे ही पिछली रात की तरह बार बार लगातार उसके दरवाजे पर नॉक हो रहा था। आदर्श ने बिना दरवाज़ा खोले पहले तो देखने का तय किया, लेकिन आदर्श के दरवाजे के बाहर चेक करना ये थोड़ा सा उस घर में मुश्किल था। और आदर्श ने इसके लिए अपने बालकनी के रास्ते से धीरे धीरे बचते बचते, बाउंड्री से लटकते हुए जैसे तैसे वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से उसका मेन डोर साफ साफ दिखाई देता था। और आदर्श ने देखा तो वहां दरवाजे पर कोई नहीं था। अब आदर्श ही धीरे से छज्जे के ऊपर बैठकर इंतजार करने लगा कि कौन है जो नॉक करता है। मैं आज हर हाल में उसे पकड़ ही लूंगा। और आदर्श वहीं पर चुपचाप दुबक कर बैठ गया। थोड़ी देर में फिर से दरवाजे पर वैसे ही नॉक किया गया और आदर्श ने जब देखा तो उसके होश उड़ चुके थे,
क्योंकि दरवाजे पर लगातार नॉक हो रहा था, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। कुंडी लगातार हिलते हुए बज रही थी। आदर्श को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन इससे वो डर गया था, काफ़ी ज़्यादा। अब वो वैसे ही धीरे धीरे कांपते पैरों से जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वापस अपने बालकनी में कूदा और फिर अपने कमरे में आया। वो अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि ऐसे में सोना तो उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आदर्श अब ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये सच में उसका जूनियर तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। आदर्श को डर भी लग रहा था और आदर्श के मन में अब ये ख्याल भी आ रहा था, अरे यार, क्या सोच के मैंने मेरे जूनियर को इतना डांटा, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अब मुझे वो इस घर में चाहिए ही चाहिए। आदर्श ने आज की पूरी रात बैठे बैठे अपने कमरे में बिता दी, सिर्फ अगली सुबह के इंतज़ार में। अगली सुबह होते ही आदर्श तुरंत ही वहाँ भाग कर पहुँच चुका था, मतलब अपने वेयर हाउस में। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने सबसे पहले अपने जूनियर को ढूंढा और ढूंढकर उसने उससे ये कहा, नहीं भाई, तुम ठीक कह रहे थे, सच में वो तुम नहीं कर रहे थे। मैंने कल रात में कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो मैं तुम्हें ना तो बता सकता हूँ और ना ही समझा सकता हूँ। मैं अब बस इतना चाहता हूँ कि तुम आज रात से मेरे साथ मेरे उसी कमरे में चलकर रहो। और जूनियर ने इस बात के लिए कोई भी बहस नहीं की। उसने कहा, जी सर, मैं चलूँगा, लेकिन मैं तो आपसे कह ही रहा था कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आदर्श को भी अपने गलती का एहसास हो चुका था और जूनियर के मन में भी कोई मैल नहीं बचा था, क्योंकि आदर्श को सच्चाई पता थी और उसने उससे माफ़ी भी मांग ली। अब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी आज फिर से उस सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी बातें सुनी और सुनते के साथ ही उसने बस एक ही बात कही, सर, मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो आप वो बात मानेंगे? इस पर आदर्श ने कहा, भाई माफ़ कर यार, अभी मुझे कुछ भी सुनने में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। अब जब कोई सीनियर अपने जूनियर को इस तरीके से कह रहा है तो वो ऐसी बात या कोई भी बात उसके सामने क्यों रखेगा। वो वॉचमैन भी चुप हो गया, उसने कुछ भी नहीं बताया और वो आज मतलब आदर्श अपने जूनियर को लेकर काम खत्म करने के बाद अपने घर पर पहुंचा। वो दोनों खाना वाना खाकर सोने की तैयारी ही कर रहे थे और आज वापस से दरवाजे पर वैसे ही दस्तक हुई और उस दस्तक को सुनते ही तुरंत जूनियर ने ही पहले रिएक्ट करते हुए कहा, सर, आप ठीक कह रहे थे, सच में आवाज़ आ रही है, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है बहुत तेज। वो आवाज़ एक साथ आज दोनों को सुनाई दे रही थी। अब आदर्श ने तुरंत कहा, हाँ, मैं यही तो कह रहा था तुम्हें, लेकिन तुम दरवाज़ा मत खोलना और चुपचाप सोने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये करते ही वो दोनों अपनी अपनी जगह पर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन आप खुद ये बात सोच कर देखिए, लगातार अगर आपका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है तो आप चुपचाप शांति से कैसे सो सकते हैं। ऐसा ही उन दोनों के साथ हो रहा था। आदर्श तो फिर भी अंदर कमरे में था और उसने अपना दरवाज़ा भी बंद करके रखा था, लेकिन जूनियर तो वहीं दरवाजे के ठीक सामने वाले बिस्तर पर था। उसे तो वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और आखिरकार उसने गुस्से में दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलकर इधर उधर किसी को ढूंढने लगा और
बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? कौन है यहाँ पर जो इतनी बदमाशी कर रहा है? मेरे पकड़ में आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। हाथ पैर तोड़ कर यहाँ से भेजूंगा। और भी काफी कुछ जो जो उसे उस वक्त गुस्से में समझ में आया उसने कहा, और फिर वो घर के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, तभी उसे किचन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई बर्तन हिला रहा है। आज उन्होंने खाने में मछली बनाई थी और वो किचन में ही बची हुई मछली कढ़ाई में करके गैस के ऊपर रखी हुई थी। लग रहा था जैसे कोई उसी बर्तन को हिलाकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ सुनकर जूनियर अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दबे पांव किचन के पास पहुंचा। अभी भी हर जगह की लाइट बंद थी। तब भी जूनियर ने जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। जूनियर ने देखा कोई ऊपर स्लैब के ऊपर, मतलब जिस पर हम चूल्हा रखते हैं, वहाँ पर अपने हाथ पैर सब कुछ मोड़ कर बैठा हुआ है और वो उस मछली की कढ़ाई के अंदर हाथ और मुंह डालकर वो मछली खाने की कोशिश कर रहा है। उसने जब उस चीज़ को देखने की कोशिश की तो वहाँ उसे कुछ काला, बहुत काला सा नजर आया। ये देखकर जूनियर डर चुका था। वो चिल्लाते हुए तुरंत ही आदर्श के कमरे की तरफ भागा और उसने भागकर आदर्श के कमरे का दरवाज़ा अब लगातार ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। और खटखटाते हुए वो लगातार बोल रहा था, सर सर जल्दी बाहर आइए, सर देखिए। अब आदर्श समझ चुका था कि ये तो सच में उसका जूनियर ही है। आदर्श ने तुरंत दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकला। आदर्श ने बाहर निकलते ही तुरंत अपने जूनियर से कहा, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों दरवाज़ा बजा रहे हो? इस पर उसने डरते, हांफते और कांपती हुई आवाज़ में कहा, सर सर मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ हमारे किचन में कोई है और वो मछली खा रहा है बहुत अजीब से तरीके से, लेकिन वो इंसान तो नहीं है सर। अब वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि आदर्श उसकी बात पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी घबराहट को देखकर आदर्श भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दरवाज़ा बंद है, घर के अंदर हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे किचन में हो सकता है? तभी आदर्श को भी वही बर्तन खड़कने की आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर आदर्श किचन की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन आदर्श ने एक गलती की। उसने तुरंत ही लाइट्स ऑन कर दी और लाइट्स ऑन करते ही किचन में कोई भी नहीं था। लेकिन जूनियर अभी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी बात मानिए। इस पर उसने आदर्श को किचन में ले जाने की कोशिश की। आदर्श भी उसकी बात सुनकर किचन की तरफ बढ़ गया और जो नज़ारा उन दोनों ने किचन में देखा, वो देखकर उन्हें ये बात माननी ही पड़ी कि यहाँ सच में अभी थोड़ी देर पहले कोई था। वहाँ पर मछली, उसकी हड्डी, काफ़ी कुछ वो स्लैब पर बिखरा हुआ था और उन दोनों ने किचन पूरी तरह से क्लीन किया था और हड्डियों के साथ साथ मछलियों के कुछ टुकड़े तो इस तरीके से तोड़कर, या सच कहूँ तो मसल कर वहाँ फेंके गए थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत के साथ मछलियों को मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया हो और उसके टुकड़े जैसे हाथों के बीच से फैलते हुए निकलते हैं, वैसे वो वहाँ पर पड़े हुए थे। अब इस नज़ारे को देखने के बाद तो
कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यहाँ सच में कोई था। अब उन दोनों को काफी डर लगने लगा। तुरंत ही आदर्श ने अपने जूनियर से कहा, अरे तुम ना अब मेरे साथ आज मेरे कमरे में सो यार। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मन ही मन जूनियर भी काफी खुश हो गया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डर चुका था। अब दोनों जैसे तैसे कमरे को अंदर से बंद करके, दोनों को नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन सोने की कोशिश करते रहे और सुबह जल्दी से जल्दी होने का इंतज़ार भी। सुबह जब हुई तब वो दोनों तैयार होकर तुरंत सबसे पहले वेयर हाउस पहुंचे और अभी तक वो जिस बाबा को, मतलब वॉचमैन सिक्योरिटी वाले को बार बार डांट कर चुप करा दिया करते थे, आज उसी के पास उसकी बात सुनने के लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही उसे देखते हुए सैल्यूट किया और कहा, सर जा कर के अंदर पंचिंग कर दीजिए। इस पर आदर्श ने थोड़ा गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, अरे भाई पंचिंग वंचिंग गई भाड़ में। तुम बस ये बताओ कि तुम 2-3 दिन से हम दोनों को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्या है जिसके बारे में तुम खुलकर हमसे जिक्र नहीं कर रहे? मुझे सब कुछ जानना है। और ये बात आदर्श ने काफ़ी गुस्से में कही थी। ये बात सुनने के बाद आखिरकार सिक्योरिटी वाले ने एक लंबी सांस ली और उससे कहना शुरू किया। उसने कहा, देखिए सर, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग यहाँ के नहीं हैं और आपको यहाँ की चीज़ें नहीं पता। ये जगह जितनी अच्छी है देखने में, उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ पर जादू टोना टोटका ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद ही इन चीज़ों को सिद्ध करते हैं, बुलाते हैं, और कई लोग जो इनके चंगुल में फंस जाते हैं, वो अपनी मुसीबत उतार कर किसी भी आम इंसान के सर पे डाल देते हैं। ये सारी बातें सच में आदर्श के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने तुरंत कहा, भाई थोड़ा समझाओ ना, मुझे ये बातें अच्छे से नहीं समझ में आ रही। इस पर उसने कहा, सर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आत्मा है और मुझे उससे छुटकारा पाना है, तो मैं वो आत्मा उतार कर आपके ऊपर डाल दूंगा, और ये मैं किसी न किसी चीज़ के माध्यम से करूँगा, जैसे खाने पीने की कोई चीज़, उसके अलावा ऐसी ही कोई चीज़, और वो मैं उतार कर बीच सड़क पर, चौराहे पर कहीं भी छोड़ दूंगा। जिसका सबसे पहले हाथ पैर कुछ भी उससे लग गया, वो आत्मा उसके ऊपर चली जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए उन चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा। अब ये बात सुनकर आदर्श इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिरकार बोले तो क्या बोले। लेकिन आदर्श ने हिम्मत करते हुए अब अपने सिक्योरिटी वाले को सारी बातें बता दी। उसने कहा, हाँ सर, आपकी बातों से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि सच में आपके साथ लगता है ऐसा ही कुछ हो गया है। ये बात सुनकर आदर्श और जूनियर दोनों घबराने लगे। वो ये बात कहीं ना कहीं समझ तो रहे थे लेकिन मानना नहीं चाहते थे। और इस पर उस सिक्योरिटी वाले ने ये भी बताया कि कई बार तो सर ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ ये सारी चीज़ें लगे या आप किसी चीज़ को लांग दो, लेकिन ऐसा भी होता है आप रात में जैसे नॉन वेज, दारू, ये सब चीज़ें लेकर अपने घर जा रहे हों और रास्ते में ऐसी कोई आत्मा इन चीज़ों को सूंघ ले, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है। अब इस बात को सुनते ही तुरंत आदर्श ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा इस मुसीबत से निकलने का। अब ये बात सुनकर तुरंत ही सिक्योरिटी वाले ने बताया, हाँ साहब, है ना, यहाँ से थोड़ी दूर आगे
काली माता का एक बहुत पुराना मंदिर है। उसी मंदिर के पीछे एक बाबा रहते हैं। वो बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। वो सबकी मदद करते हैं। आप उनके पास जाइए और जाकर उनको सब कुछ बताइए। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये बात सुनते ही आज ना तो जूनियर ने और ना ही आदर्श ने कोई काम किया। वो दोनों वहां से सीधा उस काली मंदिर के पंडित या फिर तांत्रिक, आप जो कहना चाहें, उनके पास पहुंचे। वो मंदिर के पीछे ही रहते थे और वो ज़्यादातर पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, हवन, इन्हीं चीज़ों में बिजी रहा करते थे। वो दोनों जब वहां पर पहुंचे तब उन्होंने तुरंत ही उनको देखकर कहा, तुम आ तो गए हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। और ये बात सुनते ही आदर्श तुरंत ही अपने जूनियर की तरफ देखने लगा। उसने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की और आदर्श ने सारी बातें उनको बतानी शुरू की। लेकिन उन्होंने बीच में ही बात को काटते हुए बातों को पूरा किया और पूरा करने के बाद उन्होंने कहा, बेटा मैं नहीं जा सकता, मेरी अभी साधना चल रही है और ये साधना शनिवार तक चलने वाली है और आज का दिन गुरुवार का है। तुम्हें सिर्फ 2 रातें उस घर में काटनी है। फिर मैं शनिवार को तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए तुम दोनों के लिए सुरक्षा कवच ये तावीज़ रखो। अपने हाथ से 2 तावीज़ आगे की तरफ बढ़ाते हुए उन दोनों को दे दिया और ये कहा, ये तावीज़ धारण करने के बाद तुम दोनों ऐसी शक्तियों से दूर और बचे रहोगे, लेकिन नहा धोकर माता रानी के ऊपर इसे चढ़ाकर ही धारण करना। और ये लेकर वो दोनों वहाँ से चले गए। दोनों घर पर पहुँचे। दोनों ने स्नान किया, पूजा किया और उस तावीज़ को पहन लिया। उसे पहनने के बाद भी वो दोनों काफ़ी डर रहे थे। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। दोनों काफ़ी डर चुके थे और उसके बाद वो दोनों उसी एक कमरे में वैसे ही दुबक कर बैठे हुए थे। आज भी जैसे ही रात हुई, अचानक से घर में आज तो अजीब अजीब सी आवाज़ें और ज़्यादा आने लगी। घर में बर्तन की उठापटक चारों तरफ हो रही थी। उन्हें ये सारी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों अपने कमरे का भी दरवाज़ा खोलकर एक बार सर निकाल कर बाहर देखने की कोशिश भी करें। वो दोनों चुपचाप वैसे ही दुबके से उसी कमरे में पड़े रहे और पूरी रात निकल गई। अगले सुबह पड़ोसियों ने उन दोनों को ये बातें बोलने के लिए कंप्लेन की तरह बोलना शुरू किया। अरे यार, तुम लोग क्या करते हो पूरी रात घर में? पूरी रात उठापटक हो रही थी, इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी तुम्हारे घर से। दोनों क्या युद्ध कर रहे थे? इस पर तुरंत ही आदर्श ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आंटी, मैं आपको अगर कुछ बताऊंगा तो आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों बहुत डरे हुए हैं। हम दोनों किस चीज़ से गुजर रहे हैं ये मैं आपको समझा भी नहीं सकता। अब इस तरीके से आदर्श को बोलते हुए देखकर उन्होंने तुरंत कहा, क्या बात है बेटा? और आदर्श ने सारी बातें उनको बता दी। वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आम थी। उन्होंने बड़े आराम से फिर आदर्श को जवाब देते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ऐसा है, हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं, जा रहे हो ना बाबा जी के पास, सब ठीक हो जाएगा। अब ये रिएक्शन देखकर उन दोनों को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन वो क्या कर सकते थे। वो वापस से बाबा जी के पास भागे भागे पहुँचे और आदर्श ने सारी बातें फिर से बाबा जी को बताई और एक बार फिर से उनसे गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की कि वो उनके साथ चले, लेकिन बाबा जी ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा
मैंने तुमको बताया है ना। और वैसे भी बस आज की रात ही तो बाकी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम दोनों को ये तावीज़ दिया है और इसके होते तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास ऐसी कोई शक्ति आ ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? अब बाबा जी ने एक मुट्ठी भभूति उठाकर उसे दे दी और कहा, एक काम करना, इस भभूति से अपने दरवाजे पर एक रेखा बना देना, तब वो आत्मा बिल्कुल भी ना तुम्हारे पास आएगी ना ही तुम्हारे घर में। ये बोलकर उन्होंने उन दोनों को वापस भेज दिया। आदर्श ने बिल्कुल बाबा के बताए मुताबिक किया। उन्होंने फिर से वैसे ही वहाँ पर अपने दोनों दरवाज़ों के आगे वो सुरक्षा घेरा बना दिया और वो दोनों फिर से कमरे में वैसे ही बंद हो गए। दोनों कमरे में बंद ही थे, लेकिन आज बाहर की उठापटक आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और आज तो लग रहा था जैसे उनके घर के अंदर तूफान आ गया है। दरवाज़ा बहुत तेजी से उस तेज हवा या फिर तूफान की वजह से खुल गया। वो दोनों कमरे में एक एक तरफ दुबके पड़े थे। अब जूनियर भी अपने आप को छुपाने के लिए काफी पीछे कॉर्नर में खिसकता जा रहा था। इसी बीच उसे ये पता ही नहीं चला कब उसके गले से वो तावीज गिर गया और ये बस होने की देरी थी। तुरंत ही जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़कर खींचा और घसीटते हुए उसे कमरे के बाहर लेकर चला गया। लगातार उसके चीखने, चिल्लाने, बचाओ बचाओ करके हेल्प मांगने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें सुनने के बावजूद भी आदर्श वहीं चुपचाप कोने में दुबका बैठा रहा। और आखिरकार सुबह हो गई। आदर्श सुबह जैसे तैसे हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने जूनियर को देखने के लिए गया, लेकिन जो नज़ारा उसने वहाँ पर देखा वो लग रहा था जैसे अभी पागल हो जाएगा। उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी थी जैसे उन मछलियों की थी। लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल वैसे ही मुट्ठी में बंद करके क्रश किया गया है जैसे कि उन मछलियों को किया गया था। उसके भी मांस के चीथड़े, लोथड़े सब वहाँ पर बिखरे हुए थे। पूरा घर खून खून हो चुका था। अंदर की कुछ हिस्से मतलब इंटेस्टाइन और कुछ और ऑर्गन्स गायब थे। आदर्श वो देखकर पहले तो लग रहा था जैसे बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और संभालने के बाद आदर्श ने तुरंत सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल जारी की। वहाँ पर सारे सवाल पूछे गए। घर का दरवाज़ा टूटा नहीं था, खिड़कियाँ टूटी नहीं थीं। घर में आदर्श के अलावा दूसरा और कोई नहीं था और सारे सवाल के जवाब देने के बाद भी यही पता चल रहा था कि घर में सिर्फ ये दो ही लोग थे और इसकी ऐसी हालत। ये सब देखने के बाद उसने आदर्श को ही दोषी माना और वो आदर्श को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। आदर्श भी कोई खास जवाब या सफाई देने के हालत में तो नहीं था, लेकिन वो जब जब जैसे जैसे जो जो बातें पूछते आदर्श हर उस चीज़ का जवाब दे रहा था। आखिरकार रात होते होते उनकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी थी और उन्होंने आदर्श को छोड़ने का तय कर लिया, लेकिन आदर्श ने साफ साफ मना किया। उसने कहा, नहीं सर, आपको मुझे फांसी पे लटकाना है, आप लटका दो। मुझे जेल में बंद करना है, मुझे 3rd डिग्री देना है। आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी यहाँ से बाहर जाने के लिए ना कहें। मुझे यहीं कहीं कॉर्नर में ज़मीन पर कहीं भी थोड़ी सी जगह दे दें, लेकिन मुझे रात को यहाँ से जाने के लिए ना कहें। पुलिस वाले
उसे थोड़ा सा पागल समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए अलाउ कर दिया और वो पूरी रात वहीं स्टेशन में ही उसने बैठकर गुजार दी। और सुबह होते ही वो तुरंत भागकर बाबा जी के पास पहुंच गया और उसने सारी बातें उनको बता दी। बाबा जी ने तुरंत कहा, ये मैं मान नहीं सकता, मेरी शक्ति मेरी विद्या ऐसे कम पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये कुछ तो इसमें अलग है, गड़बड़ है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो आत्मा बार बार तुम्हारे पीछे आ रही है, इसका मतलब कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रहे या मुझसे छुपा रहे हो। अब ये बात सुनकर बाबा जी ने उससे यहाँ पर आने की बात से लेकर सारी बातें उससे शुरुआत से जानी, लेकिन बाबा जी को ऐसा कुछ खास उसने ना बताया ना ही समझाया। अभी भी बात तो वही की वही थी, लेकिन बाबा जी को पूरा विश्वास था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छूट रहा है। इस पर बाबा जी ने आदर्श से कहा, अपने दिमाग पर जोर डालो, कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। तब आदर्श बहुत देर तक सोचता रहा, लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। तब आदर्श ने थोड़ा रोना शुरू कर दिया और उसने बाबा जी के सामने बैठकर रोते रोते ही कहा, खुशकिस्मत, लक्की, यही यही खुशकिस्मती होती है। क्या खुशकिस्मती बाबा जी, यहाँ तो मैं जब से आया हूँ तब से लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ। ये बात सुनते ही बाबा जी ने तुरंत कहा, क्या क्या बोला तुमने, फिर से बताना। तब उसने सारी बातें बाबा जी को बताना शुरू की। उसने बताया कैसे बचपन से हमेशा उसके साथ ऐसी चीज़ें होती रहीं जो कि नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होती। हर बार उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ बिना मांगे ही कहीं ना कहीं से मिल जाया करती थी। वो अपने दोस्तों के बीच में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत के नाम से मशहूर था। ये बात सुनते ही बाबा जी ने तुरंत कहा, अच्छा, इतनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, अब ये भी बता दो, यहाँ पर आने के बाद तुम्हें क्या ऐसी कोई खुशकिस्मती मिली थी? उसने तुरंत ही बाबा जी को बता दिया, हाँ बाबा जी, यहाँ पर भी एक बार मुझे ऐसे ही मिले तो थे कुछ पैसे। अब तुरंत ही बाबा जी ने कहा, हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बाबा जी ने तुरंत कहा, बेटा, हर बार ऐसी कोई चीज़ मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती ही हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए बदकिस्मती भी लेकर आती हैं। माता पिता ऐसे ही नहीं बच्चों को समझाया करते हैं कि सड़क पर पड़ी हर चीज़ को हाथ लगाना या उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात सुनकर आदर्श को थोड़ा अजीब लगा। आदर्श ने पूछा, मतलब मैं समझा नहीं बाबा। इस पर बाबा ने तुरंत कहा, जो नोट तुम्हें मिले थे, क्या उसमें कुछ अलग था, उस पर कुछ लगाया हुआ था या कुछ ऐसा बनाया हुआ जो कि उसके आसपास हो, उसके आसपास नींबू, सिंदूर, चावल, ऐसी कोई चीज़ें रखी हुई थीं? इस पर आदर्श ने थोड़ा जोर देते हुए याद किया और बताया, हाँ बाबा, वो नोट पर थोड़ा तो कुछ लगा हुआ था और जैसा आप बता रहे हैं वैसा उस नोट से थोड़ी दूरी पर बनाया हुआ था। बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यही बात तुम्हें मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी। चलो, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वो तुरंत ही आदर्श के घर पर पहुंचे। उन्होंने रास्ते में आदर्श से ये भी जान लिया था कि उसने उस पैसे को खर्च किया है या रखा है, लेकिन आदर्श ने यही बताया, बाबा जी मुझे याद नहीं है, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं हमेशा मेरे पास जितने भी पैसे होते हैं उसमें से कुछ पैसे मैं सेव करने के लिए रख देता हूँ, जो कि मेरे बुरे समय में मेरे काम आए। तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने वो नोट खर्च किए हैं या नहीं।
बाबा अब घर पर आ चुके थे। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कुछ मंत्रों के उच्चारण शुरू किए और तुरंत ही आदर्श के घर का वो ड्रॉर हिलने लगा जिसमें वो पैसे रखे गए थे। और आदर्श ने तुरंत ही ये बताया, हाँ बाबा जी, मैं पैसे इसी में रखता हूँ। बाबा जी ने तुरंत कहा, दूर हटो, छूना मत। और फिर बाबा जी ने एक रेशम का कपड़ा निकाला, उस पर बाबा जी ने कई सारी चीजें रखी और फिर उसकी एक पोटली बनाई। उस पोटली को आदर्श को थमाते हुए कहा, इसे घर के हर एक कोने में घुमाकर, छुआकर, मतलब टच कराकर लेकर आओ और मुझे दे दो। आदर्श ने तुरंत ऐसा ही किया। बाबा जी ने फिर उस पोटली के साइड के कपड़े को पकड़कर उस ड्रॉर के अंदर से वो जो भी नोट थे उनको निकाल कर उसी रेशम के कपड़े के किनारे पर उसको एक गांठ में बांध लिया और वो वहां से कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए निकल कर चले गए। उन्होंने आदर्श को पहले ही समझाया था कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, रोकने की कोशिश मत करना या फिर मेरे पीछे पीछे बिल्कुल मत आना। आदर्श को ये बातें समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन बाबा जी जैसे जैसे उसके आगे बढ़ते जा रहे थे वो साफ साफ आदर्श को दिख रहे थे, लेकिन आदर्श को हल्की हल्की एक आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, रोक उसे, रोक उसे, जाने मत दे, रोक। और आदर्श इस आवाज़ को सुनकर अब समझ चुका था कि बाबा जी ने ऐसा क्यों बोला था। बाबा जी उसकी नज़रों के सामने से जा चुके थे। उन्होंने ये भी बताया था कि मैं जब तक तुझे दिखाई देता रहूं तब तक तू अपने मेन डोर के दरवाजे को बंद नहीं करेगा। और अब बाबा जी आदर्श को दिखना बंद हो चुके थे। तब आदर्श ने अपना दरवाज़ा बंद किया और आदर्श के पास अभी भी बाबा जी की दी हुई तावीज़, आज उन्होंने उसके हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधा था, ये सारी चीज़ें थीं। आदर्श को डर तो लग रहा था, लेकिन आज की रात ऐसी रात थी जिस रात आदर्श बड़े सुकून से, बड़े आराम से सोया। उसके बाद से आदर्श का विश्वास खुश किस्मती से हटकर भगवान पर ज़्यादा आ चुका था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करने में आपकी मदद से और आगे बढ़ सकें, तो नीचे एक थैंक्स का बटन भी है जिसकी मदद से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबके प्यार, सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर आपके पास आपकी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।